प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं संजय सिविल फोरम में आपका दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आज मालूम है कि आज 27 जून 2025 है। आज शुक्रवार का दिन है। आज माता लक्ष्मी का भी दिन है। आज माता संतोषी का भी दिन है। तो मैं माँ से हमेशा आराधना करता हूँ अपने बच्चे के लिए। संजय सिविल फोरम परिवार के जो भी छात्र छात्राएं हैं वो हिंदुस्तान के बड़े से बड़े एग्जाम में क्रैक करें। वो अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहें। माता उनको अपनी बुद्धि बनाए रखे और वो अपने कर्तव्य के प्रति हमेशा तत्पर रहें और आगे बढ़ते रहें। तो निश्चित तौर पर मैं आज माता के दिन, माता लक्ष्मी और माता संतोषी के दिन मैं शुरू किया था। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री इन इंडिया। फर्स्ट कॉलम इज प्री हिस्ट्री। आप जानते हैं प्री हिस्ट्री के तहत स्टोन एज, कॉपर एज को पढ़ाने के बाद मैं आगे बढ़ा था। इसके बाद मैं प्रोटो हिस्ट्री के तहत इंडस वैली और वैदिक पीरियड को पढ़ाने के बाद हिस्टोरिकल हिस्ट्री में प्रवेश किया था। और हिस्टोरिकल हिस्ट्री में 600 बीसी के बाद जो भी घटना है आप जानते हैं, जिसकी प्रमाणिक लिखित है, उसको पढ़ना संभव हो गया। 600 बीसी के बाद वो सभी घटना ऐतिहासिक है, हिस्टोरिकल हिस्ट्री है। और हिस्टोरिकल हिस्ट्री में मैं पढ़ा चुका हूं आप लोग को जैन धर्म, बौद्ध धर्म, 16 महाजनपद, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, मौर्य के प्रशासन, मौर्य वंश के पतन। इसके बाद मैं मौर्योत्तर काल में आया था हिस्टोरिकल हिस्ट्री के तहत। तो हिस्टोरिकल हिस्ट्री में यह मैं बताया था आपको, मौर्योत्तर काल में जिस अखिल भारतीय साम्राज्य जो समूचे विश्व में इतनी सीमा तक किसी भी राजा की नहीं लगती थी, वो महान प्रतापी राजा चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो मौर्य वंश के संस्थापक थे, जिसके सीमा भारत के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम के अलावा ईरान, इराक तक लगती थी। और एक अखिल भारतीय प्रशासन, एक अखिल भारतीय सोशल समाज, इकोनॉमिकल उसका कम्युनिकेशन है, आर्ट एंड कल्चर पूरा विकसित हुआ। तो निश्चित तौर पर जब पुत्र आयोग होते हैं, उनके अंदर वो क्षमता नहीं होती है, तो आपके द्वारा जो भी रखा हुआ साम्राज्य है वो विखंडित हो जाता है, जैसा कि मौर्य काल में हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक ने जो विशाल साम्राज्य कायम किया था, विशाल प्रशासन कायम किया था, उसके पुत्र जो उत्तराधिकारी हुए वो काफी अयोग्य हुए, जिसके कारण कई क्षेत्रीय शक्ति स्वतंत्र होने लगी मौर्योत्तर काल में और कई विदेशी आक्रमण मौर्योत्तर काल में देखने को मिलता है। तो वही चैप्टर मैं शुरू कर रहा हूं। शुरू में किया था पूर्व के वीडियो में मौर्योत्तर काल। तो मौर्योत्तर काल में बताया था देशी शासक शुंग वंश, कन्नब वंश, सातवाहन में बता चुका हूं। फिर मौर्योत्तर काल में भारत के उत्तर पश्चिमी प्रांत में, क्योंकि भारत की जो एकता है वो विखंडित हो गई, कई क्षेत्रीय शक्ति स्वतंत्र हो गए, इसलिए वो अवसर प्रदान कर दिया विदेशी शक्ति को भारत की धरती पर आक्रमण के लिए। और हिंदुस्तान की धरती पर हिंद यवन के रूप में मौर्योत्तर काल में आक्रमण हुए। हिंद यवन है ना, तो ध्यान दीजिएगा, मौर्योत्तर काल में हिंद यवन का आक्रमण हो रहा है विदेश से। इसके बाद जो है शक जो है, हिंद यवन बैक्ट्रिया से आए, मैं पूरा डिटेल से भी पढ़ा दूंगा। शक, इसके बाद पहलव, इसके बाद कुषाण। तो मौर्योत्तर काल में 4 विदेशी शक्ति हैं, हिंद यवन, शक, पहलव और कुषाण। हिंद यवन जो है पहली विदेशी शक्ति है मौर्योत्तर काल में, जो भारत की धरती पर पैर जमाए। तो हिंद यवन है कौन? तो हिंद यवन अफगानिस्तान में बैक्ट्रिया एक जगह है जो हिंदू कश पर्वत और ऑक्सस के बीच जो काफी बड़ी जमीन है, काफी उपजाऊ जमीन है, इस पर हिंद यवन का शासन है। और इस हिंद यवन पर सेल्यूकस का पहले शासन था। तो ध्यान दीजिए, मैं अब चैप्टर शुरू कर रहा हूं हिंद यवन। अब इस हिंद यवन के द्वारा पतंजलि की जो महाभाष्य पुस्तक है, कालिदास की जो मौलिबिकाग्नित्रम नाटक है, उसमें हिंद यवन का जिक्र हुआ है। गार्गी संहिता में हिंद यवन का जिक्र हुआ है। और हिंद यवन कहाँ के वासी थे? अफगानिस्तान के बैक्ट्रिया क्षेत्र के वासी थे। और यह बैक्ट्रिया हिंदुकश और ऑक्सस पर्वत के बीच काफी उपजाऊ जमीन थी, जिस पर इसका शासन था। तो हिंद यवन में जो है डियोडस पहला राजा हुआ, डियोडस प्रथम। ये वो बैक्ट्रिया के शासक थे, बैक्ट्रिया के गवर्नर थे, जो अपने आप को यह स्वतंत्र कर लिए।
और उसके बाद पर्थिया जो है वो अफगानिस्तान का कुछ भाग है, ईरान का कुछ भाग है, वहां पर पर्थिया था। और पर्थिया में जो है एक्सेस गवर्नर अपने आप को स्वतंत्र कर लिए। तो हिंद यवन में पहला जो सेल्यूकस उत्तराधिकारी हुआ, उससे वो अलग होकर एक अलग साम्राज्य बना लिया, वो डेर्मिटियस कुल थे। और डेर्मिटियस कुल का जो पहला राजा था, डेर्मिटियस प्रथम, वो भारत के उत्तर पश्चिमी प्रांत में खैबर दर्रे होते हुए भारत के पंजाब भूमि पर आक्रमण किया। तो मौर्योत्तर काल में डेर्मिटियस प्रथम, फिर ध्यान दीजिएगा, डेर्मिटियस प्रथम वो भारत के उत्तर पश्चिमी प्रांत में खैबर दर्रे होते हुए पंजाब की भूमि पर आक्रमण करके वो सफल हो गया। और वो भारत में पहला हिंद यवन राजा है, डेर्मिटियस प्रथम, जो भारत की धरती को कुछ भाग को जीत लिया उत्तर पश्चिमी प्रांत में। और उन्होंने साकल को राजधानी बनाया, और साकल को अभी सियालकोट कहते हैं, जो अभी पाकिस्तान में। दैट्स ऑल। तो निश्चित तौर पर डेर्मिटियस प्रथम राजा हुआ जो भारत के उत्तर पश्चिमी प्रांत में पंजाब के कुछ क्षेत्र को जीत लिया, और वह साकल को अपनी राजधानी बनाया, और वह बहुत सारा भारतीय राजा की उपाधि भी धारण किया। और भारत के उत्तर पश्चिमी प्रांत में वह खरोष्ठी लिपि में एक सिक्का चलवाया। नहीं तो डेर्मिटियस प्रथम, इतनी इसकी है योगदान। लेकिन डेर्मिटियस जैसे भारत पर पंजाब पर आक्रमण किया और कुछ क्षेत्र को जीत रहा था, तो बैक्ट्रिया में विद्रोह हो गए यूक्रिडाइटस के नेतृत्व में। और जो है डेर्मिटियस को आनन फानन में फिर बैक्ट्रिया जाना पड़ा। और इसी बीच यूक्रिडाइटस ने भारत के उत्तर पश्चिमी प्रांत पर आक्रमण कर दिया, और आक्रमण करने के बाद कुछ भाग को जीत लिया, और उन्होंने तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया। सिंधु और झेलम के संगम पर तक्षशिला है, जो प्राचीन भारत के विश्वविद्यालय भी है। और इसी विश्वविद्यालय में चंद्रगुप्त मौर्य भी पढ़े थे। तक्षशिला आपको मालूम है मौर्य काल में। तो तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया यूक्रिडाइटस, और डेर्मिटियस साकल को अपनी राजधानी बनाया। तो यहां दो कुल हो गए, हिंद यमन में दो कुल हो गए। एक हिंद यमन हो गए जिसके प्रतापी राजा डेर्मिटियस प्रथम है, जो भारत की भूमि पर आक्रमण करके उत्तर पश्चिमी प्रांत में साकल को यानी सियालकोट को अपनी राजधानी बना रहे हैं। और दूसरा जो है हिंद यवन के रूप में यूक्रिडाइटस के नेतृत्व में भारत के उत्तर पश्चिमी प्रांत में आक्रमण करके भारत के कुछ क्षेत्र को जीतकर उत्तर पश्चिमी प्रांत में तक्षशिला को अपनी राजधानी बना रहे हैं। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। लेकिन यह जो डेर्मिटियस कुल के जो सबसे प्रतापी राजा हुए, जो भारत के बहुत बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, उत्तर पश्चिमी प्रांत को जीते हुए बहुत दूर तक चला गया, उस प्रतापी राजा का नाम है मेनांडर। क्या नाम है? मेनांडर। तो डेर्मिटियस कुल के जो प्रतापी राजा हुए उसका नाम है मेनांडर, जो भारत के उत्तर पश्चिमी पंजाब को जीतते हुए, अयोध्या को जीतते हुए, मथुरा को जीतते हुए पाटलिपुत्र की सीमा तक पहुंच गया था। वो मेनांडर प्रतापी राजा माना जाता है। और मेनांडर का जो जिक्र है मिलिंद पन्नो पुस्तक में आया है, और मिलिंद पन्नो पुस्तक पाली भाषा में लिखी गई है। और मिलिंद पन्नो में मेनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन की वार्तालाप का जिक्र है, कि उसमें दोनों में वार्तालाप हो रही है मिलिंद पन्नो में, और वो पाली भाषा में है। और मेनांडर बौद्ध धर्म का प्रबल अनुयायी था, बौद्ध धर्म के हीनयान का वो प्रबल अनुयायी था मेनांडर। तो डेर्मिटियस कुल का जो प्रतापी राजा हुआ, जो भारत में उत्तर पश्चिमी प्रांत को जीते हुए, अयोध्या मथुरा को जीते हुए पाटलिपुत्र की धरती पर पहुंच गया था। और मेनांडर के बहुत सारे सिक्के मथुरा में भी मिले हैं, अयोध्या में भी मिले हैं, बहुत बड़े। और भारत के जो उत्तर पश्चिमी प्रांत है भरूच, उस पर भी उसकी कब्जा हो गई। तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि डेर्मिटियस कुल का जो प्रतापी राजा है वो मेनांडर को ही माना जाएगा। अब आइए यूक्रिडाइटस। यूक्रिडाइटस कुल का जो प्रतापी राजा हुआ उसका नाम है एंटियोकस प्रथम, और इसी का एक राजदूत भारत में आया था, हेलियोडोरस, जो शुंग वंश के मांगभद्र के शासन काल में आया था, और मध्य प्रदेश के विदिशा में एक गुरु ध्वज को स्थापित करवाया था। और उस गुरु ध्वज पर भगवान विष्णु का जिक्र है। तो निश्चित तौर पर यूक्रिडाइटस का यह इतना ही काम है। अब आई कि हिंद यवन का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। भारत में उत्तर पश्चिमी में जब हिंद यवन का आक्रमण डेर्मिटियस कुल के रूप में हुआ, यूक्रिडाइटस के कुल के रूप में हुआ, तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा कि भारत में खरोष्ठी लिपि से भारत के लोग परिचित हुए। नंबर एक बात, भारत के लोग जो ज्योतिषी विद्या है
जिसमें अभी सप्ताह में 7 दिन होती है। ग्रह और नक्षत्र जो होता है, जो भविष्य बताया जाता है ज्योतिष विज्ञान के द्वारा, वह हिंद यवन का ही देन था। हिंद यवन यानी भारतीय लोग ऋणी है हिंद यवन के, भारत में ज्योतिष विद्या वही लाए। सप्ताह में 7 दिन यही होते हैं। ग्रह नक्षत्र का उनका सप्ताह में 7 दिन रखा गया, वो हिंद यवन का ही देन है। तीसरा बिंदु कि भारत में हिंद यवन लोग भारत की संस्कृति को, भारत की धर्म को अपनाया। जैसा कि हम आपको देख रहे हैं, मेनांडर बौद्ध धर्म को अपना लिया और हेलियोडोरस जो है, भगवान कृष्ण जो है वासुदेव की स्मृति में विदिशा में गुरु ध्वज को स्थापित कराया। इसलिए भारतीय दर्शन और भारतीय धर्म को अपनाने का काम हिंद यवन किया फ्रेंड्स। तो निश्चित तौर पर मैं बिल्कुल तौर पर कॉन्सेप्ट को तोड़ दिया हूं। बिल्कुल आज आप इसका लाभ लीजिए बड़े से, चूंकि जब तक आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगी आप मेंस का एग्जाम नहीं कर पाएंगे। पीसीएस में सबसे बड़ी लड़ाई मेंस में होती है। तो मैं अपने बच्चे को यह बार बार आगाह कर रहा हूं कि तैयारी पूरी डिस्क्रिप्टिव कीजिए, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कीजिए, उसको लिखने का हमेशा अच्छा राइटिंग में प्रयास कीजिए जिसमें काफी शुद्धता हो, और मेंस में अच्छे नंबर लाकर अब बिहार के अच्छे से अच्छे रैंक पर आइए, भारत के बड़े से बड़े एग्जाम में क्रैक कीजिए। मेरी यही शुभकामना होती है बच्चे के साथ कि अगर तैयारी करना है तो ऊंचे स्तर की तैयारी कीजिए, ऊंचा पद को लीजिए। अगर बड़ी तैयारी करेंगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को और अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। धन्यवाद।